आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस हमने पढ़ी, मीनिंग हमने पढ़ा, हमने अकाउंटिंग साइकिल को देखा। उसके बाद हम लोगों ने अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, फंक्शंस देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग और बेसिक जो इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है अकाउंटिंग में, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इधर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे आप रिटन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। तो सबसे पहला क्या है, देखिए अकाउंटेंसी एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है जितनी भी एंटरप्राइजेज हैं, और अकाउंटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, या फिर आप यहाँ पर एक ओवरव्यू देख सकते हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स रखने में हमें अकाउंटिंग बहुत हेल्प करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन में हमें अकाउंटिंग हेल्प करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रोग्रेस हुआ है उसके असेसमेंट में हमें अकाउंटिंग हेल्प करती है। देन हम लोग डिसीजन ले पाते हैं अकाउंटिंग के बेसिस पर, लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको सेटिस्फाई करती है अकाउंटिंग, और जो इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, वो इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। लीगल एविडेंस के तौर पर अकाउंटिंग मदद करती है, टैक्स का कंपटीशन करने में अकाउंटिंग हेल्प करती है, और सेटलमेंट करने में भी अकाउंटिंग हेल्प करती है ड्यूरिंग मर्जर। तो एक एक करके हम लोग इन सब चीज़ों को देखेंगे कि ये है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स रखने में अकाउंटिंग बहुत हेल्प करती है। जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, किसी भी कंपनी के, किसी भी एंटरप्राइज के, विच आर फाइनेंशियल इन नेचर, और ये फाइनेंशियल ही होने चाहिए, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी आ जाएगा नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल, तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। हमेशा ही ये फाइनेंशियल इन नेचर होते हैं। तो कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल है नेचर में, उनको रिकॉर्ड करने में हेल्प करती है अकाउंटिंग इन अ सिस्टमैटिक वे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये जो रिकॉर्ड्स हैं फिर हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं अंडर कॉमन हेड्स एंड समराइज करते हैं, और फिर इनकी समरीज को हम लोग प्रिपेयर करते हैं। कॉमन हेड्स में हम लोग क्लासीफाई करते हैं, विच मीन्स कि हम लोग लेजर को प्रिपेयर करते हैं, फिर हम लोग समराइज करते हैं इसको, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया लास्ट के लेक्चर्स में, तो आई होप वहाँ से आपको ये क्लियर होगा। देन नेक्स्ट हम लोगों के पास है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो बिजनेस ऑपरेशन के रिजल्ट होते हैं और जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है किसी भी एंटरप्राइज की, वो हमें पता करने में हेल्प करती है अकाउंटिंग। वो हमें अकाउंटिंग से पता लग जाता है, जो भी पीरियोडिकली हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। और क्या प्रिपेयर करते हैं हम लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग पीरियोडिकली बनाते हैं, जैसे कि इनकम स्टेटमेंट हो गया, इनकम हो गया स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। मैंने बताया था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। इनकम स्टेटमेंट आती है जिसमें हम लोग ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर हम लोग बैलेंस शीट लास्ट में बनाते हैं। इससे हमें पता लगता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द ओनर एंड टू प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, कि ओनर को कितना प्रॉफिट हो रहा है उस एंटरप्राइज से, और फ्यूचर में हम लोग वहाँ पे फंड्स इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, हम फंडिंग वगैरह दें कि नहीं दें, ये सब चीज़ें अकाउंटिंग से पता लगती हैं। देन अब हम लोगों के पास थर्ड है असेसमेंट इन प्रोग्रेस। तो हमें कितना प्रोग्रेस हो रहा है उस एंटरप्राइज में उसका पता लगता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा कैन बी डन टू असेस द प्रोग्रेस मेड इन डिफरेंट एरियाज एंड टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ वीकनेसेस। तो हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं या फिर उस फाइनेंशियल डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, सो दैट हमें पता लग सके कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है डिफरेंट एरियाज में, और कौन कौन से वीकनेस के एरियाज है जिनको हम लोग फिर बाद में इम्प्रूव करेंगे। फिर मैनेजमेंट जो है वो एक कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करती है, कितना लिक्विडिटी है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना सॉल्वेंसी है बिजनेस का। ये जो चीज़ें हैं, ये जो टर्म्स आपको डिफिकल्ट लग रही होगी अभी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होने वाली है। देन नेक्स्ट हम लोगों के पास है एड टू डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट जो है फर्म का, वो रूटीन और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेती है इस प्रोग्रेस को देखते हुए, जब वो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करती है मैनेजमेंट। अकाउंटिंग क्या करता है, एक रेलेवेंट डेटा प्रोवाइड करता है, सो दैट हम लोग अप्रोप्रिएट डिसीजन ले सके। फ्यूचर पॉलिसीज हम लोग प्रिपेयर करते हैं, फ्यूचर प्रोग्राम्स हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है। ये जो अकाउंटिंग डेटा इसको प्रोवाइड होता है अकाउंटेंट के द्वारा। देन लीगल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करती है। कैसे, बहुत सारे लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे कि पीएफ हो गया जिसको हम लोग प्रोविडेंट फंड कहते हैं, एम्प्लॉयज़ का जो पीएफ होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। एम्प्लॉयज़ का जो स्टेट इंश्योरेंस होता है उसको, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, फिलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स, ये सारी चीज़ें किससे होती हैं, जब हम लोगों के पास प्रॉपरली अकाउंटिंग करी होगी, उसके बेसिस पर हम लोग ये सारी चीज़ों को फुलफिल कर पाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर लीगल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर की जाती है,
जिसकी वजह से जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाता है। तो ये है इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट अब हम लोगों के पास क्या है, इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड ग्रुप्स। जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप्स होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अकाउंटिंग अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन सप्लाई करती है डिफरेंट इंटरेस्टेड ग्रुप को। कौन है वो, ओनर हो सकता है, कंपनी का ओनर है, वो डिसीजन कैसे लेगा, जब उसको पता लगेगा कि उसकी जो एंटरप्राइज है, उसकी जो कंपनी है वो कितना प्रॉफिट कर रही है या कितना लॉस हो रहा है, उन सब के बेसिस पे वो डिसीजन लेगा। मैनेजमेंट है, क्रेडिटर है, एम्प्लॉयज़ है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, टैक्स अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट है, इन सबको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। देन लीगल एविडेंस, अकाउंटिंग जो है उसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड अदर लीगल अथॉरिटीज़ इन द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। तो कोई भी डिस्प्यूट है उसको अगर सेटल आउट करना है तो इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है, कोर्ट में भी किया जाता है और बाकी लीगल अथॉरिटीज़ भी इसका इस्तेमाल करती हैं प्रॉपरली डिसीजंस लेने में। नेक्स्ट क्या है हम लोगों के पास, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो हैं ये बेसिक सोर्स होते हैं कॉम्पिटिशन एंड सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर टैक्सेस। तो जो भी टैक्स वगैरह होता है वो भी हम किसके बेसिस पर करते हैं, जो वो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, यानी सरकार को। फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट की एजेंसी हूँ, इनकम टैक्स वाली हूँ, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि उस कंपनी को कितना टैक्स मैंने लगाना है, जो वो इन्फॉर्मेशन कंपनी हमें प्रोवाइड करेगी, या फिर जो हम लोग प्रोब करेंगे उस कंपनी के बारे में कि उसको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उस बेसिस पे हम लोग इनकम टैक्स वगैरह जो है लगाते हैं। देन सेटलमेंट ड्यूरिंग मर्जर, जब दो या दो से ज़्यादा बिजनेस यूनिट जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग अब मर्ज हो जाएंगे, तो अकाउंटिंग जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि जो टर्म्स होंगी मर्ज होने की वो क्या है और कॉम्पनसेशन कितना दिया जाएगा उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो ये है सेटलमेंट ड्यूरिंग मर्जर। अब यहाँ पे देखिए, दो या दो से ज़्यादा बिजनेस यूनिट जब सिंगल एंटिटी बनाते हैं उसको मर्जर कहते हैं। अगर कहीं पे आ जाता है या अगर आपको नहीं पता है मर्जर क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा यूनिट्स जो है वो सिंगल एंटिटी बनाते हैं उसको हम लोग मर्जर कहते हैं। ठीक है, कि मर्ज हो गया है। चलिए, अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है, वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स, ये आगे आपको आएंगी। अकाउंटिंग एक वर्सेटाइल सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि लार्ज नंबर ऑफ पर्पस सर्व करता है मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड में। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या है, ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है या पैसा वर्थ कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, गुड सर्विसेज आइडियाज़ एक पर्सन से अनदर पर्सन में, उसको हम लोग कहेंगे कि ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, एक ही टर्म आपने यहाँ पे याद रखनी है, ट्रांसफ़र ऑफ मनी या मनी वर्थ। ठीक है, सेकंड है कैश ट्रांजैक्शन। क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शन होता है जिसमें इमीडिएट आप कैश का इस्तेमाल करते हैं, या तो आप कैश पेमेंट कर रहे हो या तो आप कैश रिसीट किसी को दे रहे हो, दैट इज़ हम कहेंगे कि यहाँ पे कैश का इस्तेमाल हो रहा है, उधारी पे काम नहीं हो रहा है। फिर हमारे पास है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, जिसमें कैश का इस्तेमाल इमीडिएटली नहीं किया जाता है, जिसमें कैश हम लोग बाद में देते हैं, यानी उधारी पे हम लोग कोई चीज़ खरीदेंगे और उसके बदले जो पैसे हैं वो हम थोड़ी देर, थोड़े महीनों के बाद या जितना भी टाइम पीरियड आपको मिलेगा उसके बाद आप पे करेंगे। सीधी सी बात आपको याद रखनी है कि उसी टाइम आप पैसा नहीं देंगे, उसको हम कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देन हमारे पास है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट के बारे में आपको ये याद रखना है कि अकाउंट जो है ये बेसिक यूनिट है फॉर मेजरमेंट इन अकाउंटिंग। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि डैश डैश इज़ द बेसिक यूनिट फॉर मेजरमेंट इन अकाउंटिंग, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अकाउंट। अकाउंट इज़ द बेसिक यूनिट फॉर मेजरमेंट इन अकाउंटिंग। इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग अ पर्सन। अकाउंट किसी पर्सन का हो सकता है ना, या किसी आइटम का अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने में अकाउंट हमें हेल्प करता है। एक अकाउंट खोला जा सकता है इंडिविजुअली फॉर अ पर्सन, एसेट, एक्सपेंस, इनकम। लेजर में एक अकाउंट क्या होता है, समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अ हेड। एक हेड हमने बना दिया है, उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन उसके रिलेटेड होगी वो हम इसमें लिखते जाएंगे। तो लेजर में इस तरीके से अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अब क्या इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, कैपिटल, ड्राइंग, वाउचर, इनवॉइस और गुड्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको क्या है।
सबसे पहला है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जो ओनर है बिजनेस का वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करता है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर और प्रोप्राइटर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मेरा बिजनेस है, मैं उसमें कुछ पैसा लगाऊंगी इनिशियली, है ना, तो वो क्या होगा? वो कैपिटल होगा जो मैंने उसमें इंट्रोड्यूस किया है। ड्राइंग्स क्या होती हैं? ड्राइंग्स होती हैं वो पैसा जो हम लोग वहाँ से विड्रॉन करते हैं बिजनेस से, ठीक है। अमाउंट ऑफ कैश या फिर गुड्स हम लोग निकालेंगे, कोई एसेट हम लोग विड्रॉ करेंगे बाय द फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर, और ये याद रखना है कि पर्सनल यूज़ के लिए उसको निकाला जाता है। जब भी ड्राइंग्स होंगी तो जो ओनर है, निकालेगा कौन? मेरा बिजनेस है, मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जब मैं उस कैपिटल में से थोड़ा सा पैसा निकालूंगी या फिर मैंने कोई चीज़ वहाँ पे खरीद के रखी हुई थी, गाड़ी रखी थी, मशीन रखी थी, पर्सनल यूज़ के लिए जब मैं उसको निकालूंगी ना बिजनेस से, वो ड्राइंग होगी मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज़। देन नेक्स्ट हम लोगों के पास है वाउचर। वाउचर क्या होता है? कोई भी रिटर्न या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, उसको हम लोग वाउचर कहते हैं। अगर कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुई है तो कुछ ना कुछ रिसीद दी जाएगी, जिसको हम लोग रिसीट कहते हैं, है ना। तो कुछ पर्ची वगैरह देते हैं कि हाँ आपका ये बिल बना है, इतना बिल बना है, उसको हम लोग कहते हैं वाउचर। ये रिटर्न हो सकता है और ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट हो सकता है जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करता है। इसमें एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे कैश रिसीट हो गया, इनवॉइस हो गया, कैश मीमो, बैंक पेन स्लिप एट्सेट्रा। इन सभी टर्म्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देन इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस वो स्टेटमेंट होती है जो एक सेलर प्रिपेयर करता है और बायर को देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई चीज़ बेच रही हूँ तो मैं इनवॉइस प्रिपेयर करूँगी और उस खरीदने वाले पर्सन को वो इनवॉइस दूंगी। उस इनवॉइस में क्या क्या रहेगा? उस इनवॉइस में क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू ऑफ द गुड्स, या अगर मैंने कोई डिस्काउंट दिया है वो सब उस इनवॉइस पे लिखा रहेगा, सो दैट बाद में अगर वो पर्सन मेरे पास आता है किसी एक्सचेंज के लिए या रिटर्न करने के लिए तो वो इनवॉइस में सब कुछ लिखा होगा कि मैंने क्या क्या कितने में इसको दिया था। तो ये हो गया इनवॉइस। याद रखना, जो सेलर जो है बायर को देता है उसको हम लोग कहते हैं इनवॉइस। इसमें हम लोग क्वांटिटी, प्राइस, वैल्यू ऑफ द गुड्स लिखते हैं, कोई भी डिस्काउंट दिया है वो लिखते हैं, और फाइनली जो नेट अमाउंट हमसे खरीदने वाले पर्सन हमें दिया है वो हम उसमें लिखते हैं कि कितने में फाइनली हमारी डील जो है वो हो गई है। देन नेक्स्ट हम लोगों के पास है गुड्स। गुड्स क्या होता है? बहुत बेसिक सा है। इसमें आर्टिकल्स आते हैं। गुड्स यानी आर्टिकल, थिंग्स या कमोडिटीज़ जिसमें बिजनेस जो है वो डील कर रहा है। अब ये समझने वाली चीज़ है। दो टर्म्स होती हैं, एक होता है एसेट, एक होता है गुड, ठीक है। गुड्स क्या हो गया? गुड्स हो गया मेरा अगर फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर क्या है? मेरे लिए गुड्स है, ठीक है। मैं फर्नीचर में डील कर रही हूँ, मेरा गुड्स क्या होगा? फर्नीचर होगा। अब फर्नीचर का बिजनेस है, लेकिन फर्नीचर के बिजनेस में और भी तो चीज़ें लगेंगी, सिर्फ मैं फर्नीचर रख के थोड़ी बिजनेस चलाऊंगी। मेरे को जगह चाहिए, है ना, मुझे कंप्यूटर चाहिए, मुझे मशीनें चाहिए, तो वो जो मशीनें, कंप्यूटर, एम्प्लॉयज़, ये सब सारी चीज़ें एसेट के अंदर आएंगी, राइट। लेकिन फर्नीचर क्या होगा? वो गुड होगा। फॉर एग्जाम्पल एसिड अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मेरा किसी और चीज़ का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है, तो यहाँ पे जो गुड्स हैं वो क्या होगा? स्टेशनरी होगा। मेरा बिजनेस स्टेशनरी में है तो गुड्स क्या होंगे? गुड्स होंगे स्टेशनरी। और बाकी फर्नीचर, कंप्यूटर या मशीनें, फ़ैन, एसी, पंखा, गाड़ी, ये सब क्या होंगे? ये सब एसेट होंगे। तो आई होप कि आपको गुड्स और एसेट में फ़र्क पता लग गया है। गुड्स क्या होते हैं? जिसमें बिजनेस जो है वो डील करता है, उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। जैसे फर्नीचर गुड्स होगा उस बिज़नेस के लिए, अगर बिज़नेस जो है वो फर्नीचर में डील करता है तो वहाँ पे गुड्स जो है वो फर्नीचर होगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास है परचेजेस। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इन सभी टर्म्स को आपने अच्छे से समझना है। परचेज क्या होता है? अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है, मैं किसी से कोई चीज़ खरीदूंगी आगे बेचने के लिए, उसको हम परचेज कहेंगे, ठीक है। मैंने कोई चीज़ खरीदी है बेचने के लिए, लेकिन आप मुझसे वो चीज़ खरीद रहे हैं, आपने बेचनी नहीं है वो चीज़, आपने उसका यूज़ करना है, उसको हम परचेज नहीं कहेंगे। बट मैं जो खरीद के लेके आ रही हूँ, मैं बेचने के पर्पज़ से ला रही हूँ, उसको हम लोग कहते हैं परचेजेस, ठीक है। परचेज, रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, मैंने परचेज किए थे, ठीक है, मैंने किसी से कोई चीज़ खरीदी थी बेचने के लिए, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आ रही है, तो मैं परचेज रिटर्न करूँगी, या उसमें कोई डिफेक्ट था तो मैंने जिससे मैंने खरीदा है मैं उसको रिटर्न कर रही हूँ, उसको हम लोग कहेंगे परचेज रिटर्न।
या फिर रिटर्न आउटवर्ड। व्हेन गुड्स ब्रॉट आर रिटर्न टू द सप्लायर, उसको हम लोग कहते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट है सेल। सेल क्या होता है? जो चीज़ मैंने परचेज करी थी सेल करने के लिए वो फाइनली सेल हो गई है। तो व्हेन गुड्स मेंट फॉर रीसेल आर सोल्ड, उसको हम लोग कहते हैं सेल्स। जो गुड्स मैंने खरीदे से सेल करने के लिए फाइनली उनकी बिक्री हो गई है, वो बिक गए हैं, वो सेल्स हैं। अब सेल रिटर्न क्या होता है? अब जैसे मैंने किसी से परचेज किया था कोई चीज़, उसमें कुछ डिफेक्ट था तो मैंने परचेज रिटर्न किया, रिटर्न आउटवर्ड किया। वैसे ही जिसने मेरे से वो गुड्स खरीदे हैं उसमें कोई डिफेक्ट था तो उसने मुझे सेल्स रिटर्न किया या फिर रिटर्न इनवर्ड किया। तो फ़र्क समझना, ठीक है? परचेज वाला जो है वो रिटर्न आउटवर्ड होता है। अगर कहीं पे रिटर्न इनवर्ड है इसका मतलब है कि आपने जो सेल किया है वो वापस आया है। अगर रिटर्न आउटवर्ड है विच मीन्स कि आपने जो परचेज किया है वो वापस आया है। आपने जो परचेज किया था वो आपने वापस किया है, ठीक है? दोनों में डिफरेंस आपको तब समझ आएगा जब आप बार बार इस पॉइंट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से आपको बताती हूँ, ये है परचेज, ये है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। ये है सेल्स और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल्स रिटर्न या फिर सेल्स इनवर्ड, ठीक है? तो जिन बच्चों ने एसआई का एग्जाम दिया है वो यहाँ से याद रख सकते हैं एसआई। एसआई यानी सेल्स इनवर्ड। सेल्स जब भी रिटर्न होगी तो वो क्या होगी? वो इनवर्ड आएगी, वो आपके पास वापस आ रही है क्योंकि आपने बेचा था, अगले पर्सन को पसंद नहीं आया, वो आपके पास वापस वो सेल लेकर आ रहा है, ठीक है? जो आपने सेल की थी वो उसको पसंद नहीं आई, वो आपके पास वापस आ रही है, मतलब इनवर्ड आ रही है, आपके पास आ रही है। वहीं आपने कोई चीज़ परचेज की थी किसी से, आपको वो पसंद नहीं आई, आप उसको वापस भेज रहे हैं, यानी आउटवर्ड जा रहा है। यहाँ पे इनवर्ड हो रहा है, यहाँ पे आउटवर्ड हो रहा है। आई होप कि अब क्लियर हो गया दोनों में क्या डिफरेंस है, परचेज आउटवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी गुड्स जो है आपने बेचे हैं, कस्टमर उसको वापस करेगा तो उसको हम लोग सेल रिटर्न या फिर सेल इनवर्ड कहेंगे। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है कि वो गुड्स जो अभी तक आपके बिके नहीं हैं उसको हम लोग कहेंगे स्टॉक। अनसोल्ड गुड लाइंग इन द बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट आर नोन एज स्टॉक। इनकम क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट रिसीवेबल आर रिलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कमीशन। इनकम होता है वो अमाउंट जो आपको मिला है, कहाँ से? जो आपने सेल्स वगैरह की, वहाँ से आपको जो इनकम रिसीव हुई है, या फिर आपकी कोई अर्निंग है, इंटरेस्ट मिला है आपको किसी चीज़ पर, डिविडेंड मिला है, कमीशन मिली है, वो सब आपके लिए इनकम होगी। तो एक्सपेंस क्या होगा? खर्चा होगा, है ना? वो गुड्स को प्रोड्यूस करने में, वो गुड्स को सेल करने में जो भी खर्चा आया है उसको हम लोग एक्सपेंस कहेंगे। अमाउंट इनकर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंस। नाउ सॉल्वेंसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे इनसॉल्वेंसी क्या होता है। इनसॉल्वेंसी का मतलब है कि मेरे से किसी ने उधार लिया है लेकिन वो अब चुका नहीं पाएगा, यानी उसका दिवालिया हो गया है, जिसकी वजह से मेरे को लॉस होने वाला है। क्योंकि मैं समझ रही थी कि वहाँ से मुझे प्रॉफिट होगा, वहाँ से मेरे पैसे आएंगे, बट अब वो नहीं दे पा रहा है, वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो हमारे पैसे हमें वापस दे पाए, हमारा कर्जा चुका पाए, वो इंसॉल्वेंट हो गया है। उसका अपोजिट होता है सॉल्वेंसी, यानी मैंने किसी को उधारी में गुड्स बेचे हैं या फिर मैंने किसी को उधार पैसे दिए हैं, तो वो बंदा जो है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो मुझे पैसे देने की कंडीशन में है, तो वो सॉल्वेंसी हुआ। यहाँ पे देखिए, सॉल्वेंसी इज द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन और एन एंटरप्राइज टू पे द डेट। कर्जा चुकाने की कंडीशन में वो लोग हैं। यहाँ पे क्या है? इनकैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन और एन एंटरप्राइज टू पे द डेट, वो कर्जा चुकाने की कंडीशन में नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है एसेट। एसेट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी फिजिकल चीज़ या फिर किसी ने किसी चीज़ का राइट ओन करके रखा हुआ है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, उसको हम लोग एसेट कहते हैं। एसेट दो प्रकार के होते हैं। टैंजिबल एसेट्स होते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। एक होते हैं इंटैंजिबल एसेट, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। टैंजिबल की एग्जांपल होगी जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी लैंड हो गया, मशीनरी हो गई, जो भी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग टच कर पाएंगे, देख पाएंगे। इंटेंजिबल यानी कि पेटेंट करवा के रखा है आपने किसी चीज़ का, ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गया, उसको हम लोग कहेंगे पेटेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है, वो आपको देखने को मिलेगी लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटी को आप एक तरीके से बोल सकते हो कि
आपने किसी से उधार लिया, यानी मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैंने भी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ लिया होगा, मैंने कोई परचेज किया है गुड्स को आगे रीसेल करने के लिए, क्या पता मैंने वो उधारी पर लिए होंगे, ठीक है, क्रेडिट पर लिए होंगे, तो वो क्या हो गया, मेरे लिए वो लायबिलिटी है, मुझे वो पे करनी ही करनी है। तो ये बिजनेस की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है डेटर। डेटर क्या होता है, अ पर्सन who receives benefit without giving money or money worth immediately but liable to pay in future or in due course of time। डेटर हो गया कि मैंने किसी को उधार दिया है और वो पर्सन मेरे लिए डेटर होगा, ठीक है, वो पर्सन मेरे लिए डेटर है, उसने मुझे पैसे देने हैं, जब उसने मेरे से गुड्स खरीदे हैं, उसने एट ए टाइम पेमेंट नहीं किया, उसने उधारी में खरीदा है, अब वो कुछ समय के बाद मुझे पैसे देगा। उसी का अपोजिट होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है मैंने किसी से, यानी मैं बिजनेस हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं ओनर हूँ, तो मैंने अपने बिजनेस के लिए किसी से उधार खरीदा है, तो वो मेरे लिए क्या होगा, वो मेरे लिए क्रेडिटर होगा, मैंने उसको पैसे देने हैं। तो दोनों टर्म्स को अच्छे से समझ लेना। डेटर का मतलब होता है अ पर्सन हु रिसीव्स अ बेनिफिट, उसको रिसीव हो रहा है बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी, उसने मनी या मनी के वर्थ का कोई भी ऐसी चीज़ मुझे पे नहीं की है, बट वो फ्यूचर में मुझे वो पे करने वाला है। क्रेडिटर का मतलब होता है अ पर्सन हु गिव्स बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी और मनी वर्थ इमीडिएटली बट टू क्लेम इन फ्यूचर, जो मुझे बेनिफिट दे रहा है लेकिन अभी कीमत जो है मैंने उसको नहीं चुकाई है, बट मेरे को मुझे ये पे करनी है इन फ्यूचर, ठीक है। एक जो आपके पास इक्वेशन होती है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है, ये आगे भी आपको काम आएगी। डेटर को हम लोग एसेट की साइड पे लिखते हैं, ठीक है, और जो क्रेडिटर होते हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लायबिलिटी साइड में, ठीक है, या कैपिटल की साइड में हम लोग क्रेडिटर को लिखते हैं, तो ये आपने रखना है याद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास डेप्रीसिएशन। वो क्या होता है, डेप्रीसिएशन का मतलब होता है आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट है, अब यहाँ पे टर्म्स को समझना, फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है, कोई आपके पास फिक्स्ड एसेट है, उसका जो ग्रेजुअल रिडक्शन होगा वैल्यू में, क्यों, क्योंकि आपने उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर दिया है। फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन है, ये एक फिक्स्ड एसेट है, मेरा फ़ोन है, अब जब मैंने इसको एक बार ख़रीद लिया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको 30,000 का ख़रीदा है, बट जब उसका डब्बा खुल गया है अब वो 30 का नहीं बिकेगा, चाहे आपने उसको यूज़ किया है नहीं किया, ये एक एग्जांपल है। और अगर मैंने उसको 6 महीने 1 साल यूज़ किया है तो उसकी वैल्यू में और गिरावट आ जाएगी, वो उतने का नहीं बिकेगा जितने का वो था। तो ड्यू टू यूजेज एंड पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम यानी एग्जाम्पल कि मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, लेकिन उसको समय तो बहुत हो गया ना, यूज़ नहीं किया है, अलमारी में रख के रखा है, लेकिन फिर भी उसकी जो वैल्यू है वो गिर जाएगी, या फिर मैंने उसको यूज़ किया है तो उस वजह से भी उसकी वैल्यू गिर जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है हम लोगों के पास बैड डेट। बैड डेट क्या होता है, बैड डेट वही होता है कि जब बिजनेस को लॉस हो जाए, क्योंकि आपका जो डेटर है जिसने आपसे पैसे लिए थे वो आपको आपकी उधारी नहीं चुका पा रहा है, इसको हम लोग कहते हैं इररिकवरेबल डेट, इररिकवरेबल डेट। तो ये भी आपको याद रखना है, इररिकवरेबल डेट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। आई होप कि यहाँ से आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग धीरे धीरे करके क्या करेंगे, एक बार ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग को देख लेते हैं। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है। 5 टाइप की अकाउंटिंग आपको देखने को मिलेगी, 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। Depending on the informational needs of various users of accounting information, several branches or subfields of accounting have been developed। तो किस तरीके की नीड है, मुझे कौन सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे अकाउंटिंग को डिवाइड किया गया है वेरियस ब्रांचेस में। सबसे पहला हम लोगों के पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का एक रिकॉर्ड रखते हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और इवेंट हुए हैं उसका हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट है कि ये हिस्टोरिकल इन नेचर होता है और इसको हम लोग मेंटेन करके रखते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स के लिए, जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, होने वाली हैं उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जो हो गई हैं उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगी उनको, और जो हिस्टोरिकल इन नेचर होंगी। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करेगी, ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। जैसे कि इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं जितनी भी हमारे पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। चलिए नीचे क्या है,
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या कोई भी ऐसा इवेंट होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, और एंड में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस एंड शीट, और फिर इन सब चीज़ों को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड यूजर्स को। ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें प्रॉफिट या लॉस बताता है ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग पीरियड, और बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि इनमें से कौन सी चीज़ है, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है? आपको बोलेंगे बैलेंस शीट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, लेजर है, या फिर ट्रायल बैलेंस है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस है, तो कुछ भी ऑप्शन दे देंगे। तो फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट बताती है। फिर आपको बोल देंगे कि आप बताओ कि इनमें से इनकम स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं। तो इनकम स्टेटमेंट होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये भी आपको याद रखना है। ये हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं या फिर इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये हमें क्या बताती है, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। कितना हम लोगों ने कॉस्ट जो है वो इनकर करना है, कितना हम लोगों ने खर्चा करना है, वो डिटरमाइन करता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना है, सर्विसेज का कॉस्ट कितना है, एंड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल और मैनेजरल डिसीजन मेकिंग। फिर हम लोग कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, अगर ज़्यादा है तो कॉस्ट को कंट्रोल करेंगे और इंपॉर्टेंट मैनेजरियल डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों के पास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? इट इज कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे सो एज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। तो यहाँ पे क्या होता है? मैनेजमेंट जो है उस मैनेजमेंट को कुछ हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि जो मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाए अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए। ये जो इन्फॉर्मेशन होता है इसमें हम लोग क्या क्या कलेक्ट करते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हमने सबसे पहले देखा, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सबको ग्रुप्ड करके मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया जाता है सो दैट मैनेजमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाए रिगार्डिंग देयर एंटरप्राइज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो ब्रांच है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये न्यू ब्रांच है। इसमें क्या होता है? इट इज कंसर्न्ड विद प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बाय द बिजनेस एंटिटीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। इट इज कंसर्न्ड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बाय बिजनेस एंटिटीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी बाय शोइंग द सोशल कॉस्ट इनकर्ड। जैसे कि अगर मैं कोई बिजनेस चला रही हूँ, मेरे बिजनेस से एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, ठीक है, और बाकी क्या सोशल बेनिफिट्स मैं प्रोवाइड करवा पा रही हूँ अपने बिजनेस के थ्रू, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें चेकआउट होती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हुआ था बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये सोशल अकाउंटिंग है। चलिए नीचे जो हमारे पास लास्ट है वो आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग किससे रिलेट करता है? आइडेंटिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, रिपोर्टिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एंटरप्राइज ह्यूमन रिसोर्स में कितना इन्वेस्ट कर रही है, कितना आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, उन सब चीज़ों से रिलेट करता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। सो गाइज आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा अदरवाइज। तो ये जो नीचे है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे, ठीक है। बस ये लास्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारे पहले चैप्टर का, देन हम लोग सीधा शिफ्ट हो जाएंगे क्वेश्चंस पर। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।